हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 14 फरवरी 2023 को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 14 फरवरी 2023 के एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर हो, वैसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि कोई ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल भी ना होता हो, वैसे तमाम संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन ए, बी और डी को देखिएगा तो सभी के सभी संख्याओं का वर्गमूल होता है, लेकिन ऑप्शन सी को देखिएगा तो 1/√5 दिया गया है और √5 का कोई भी वर्गमूल ना होने के कारण क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1/√5। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि बहुपद अल्फा बीटा x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है वह होता है -b/, अल्फा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है दोस्तों c/a होता है। ए से ए जब कटा देंगे तो प्राप्त होगा -b/c। देखिए, b का मान कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे यानी -1 लिखेंगे। c का मान भी यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1 लिखेंगे। -1 में -1 से यदि भाग लगाएंगे तो भी -1 ही होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। याद रखिएगा कि कोई ऐसी संख्या जिसका हर का गुणनफल में आपको 2n इंटू 5m प्राप्त होता होगा, वैसे संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। उसके अलावा तमाम संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो ऑप्शन ए, बी और सी को देखिएगा तो इसके गुणनखंड में 2 मिलेगा, नहीं तो 5 मिलेगा। 2 5 के अलावे ऑप्शन डी में दिया गया है 12। अब 12 को गुणनखंड कीजिएगा तो 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, 2 तो मिल जा रहा है, लेकिन अन्य संख्या 3 आने के कारण 5/12 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगला सवाल कहता है कि π/4 कैसी संख्या है। याद रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या होती है। पाई के साथ साथ π/2, π/3, π/4 ये सभी के सभी इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होते हैं। उसके बाद में कहता है कि समांतर श्रेणी 1/3, 5/3 डॉट का सारवंतर क्या होगा। देखिए, सारवंतर ज्ञात करने का आसान फार्मूला a2 - a1 होता है। दोस्तों, a2 का मान 5/3 है तो 5/3 लिखेंगे, a1 का मान 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे। 3 3 का लघु उत्तम 3 हो जाएगा तो ऊपर हमारा होगा 5 - 1। देखिए, 5 में से 1 हटाइएगा तो 4 बचेगा, यानी 4/3 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद में कहता है सभी समबाहु त्रिभुज डॉट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी वर्ग पूछे जाएं या सभी समबाहु त्रिभुज पूछे जाएं तो वे सभी के सभी सिमिलर यानी समरूप होते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC है तो जाहिर सी बात है कि 3AB² बराबर 4AD² हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि यदि समीकरण x² प्लस 4x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे तो देखिए, मूल वास्तविक एवं असमान होने के लिए k लेस देन 4 होना चाहिए। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर कहता है कि यदि AP तथा AQ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री है तो दूसरा कोण PAQ बराबर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला कोण जब 110 डिग्री दिया गया ना तो आपको ये सोचना होगा कि 110 में हम कितने डिग्री को ऐड करेंगे कि प्राप्त संख्या 180 के बराबर हो जाएगा। तो आपने जाना कि 70 डिग्री को यदि हम ऐड करेंगे तो प्राप्त संख्या 180 के बराबर हो ही जाएगा। तो फिर क्वेश्चन का राइट आंसर 70 डिग्री होगा।
जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स माइनस वाई बराबर 2 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा। याद रखिएगा, अद्वितीय हल होने के लिए के डज नॉट इक्वल टू 3 रखना होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और इसके बाद में कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है और इसका जो मान दिया गया है दोस्तों 3/4 दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है कॉस थीटा का मान, और कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो b/h होता है। b का मान तो नहीं मालूम, तो सबसे पहले b ज्ञात करेंगे, और b ज्ञात करने का आसान फार्मूला √h² माइनस p² होता है। एच का मान दोस्तों 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। पी का मान यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 16 में से 9 घटा लेंगे तो √7 बचेगा, और यहीं बी का मान होगा यहाँ पे √7। अब हमें चाहिए एच का मान। एच का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में 4 दिया गया था। इस प्रकार से कॉस थीटा का मान √7/4 होगा। √7/4 ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 15 का शून्यक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि हम x² लिखेंगे तो -15 बराबर के उधर जाकर +15 हो जाएगा। यदि x पर से स्क्वायर हटा देंगे तो प्लस माइनस में 15 पे रूट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि +√15 और -√15 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा -√15 +√15। उसके बाद में कहता है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। याद रखिएगा कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, तो इसके दो बिंदुओं पर आधा आधा बांट कर प्रतिच्छेद कर लेगी। इस रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं या व्यास कहते हैं। और इसके बाद में कहता है कि दो बिंदु 4,3 1,-1 के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए दूरी ज्ञात करके बताते हैं कि इसकी दूरी क्या होगी। तो दूरी ज्ञात करने का एक जो फॉर्मूला होता है वह होता है दोस्तों x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। देखिए x2 का मान दोस्तों यहाँ पे 1 था, x1 का मान 4 है, इसका अब हम लोग स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में y2 का मान देखेंगे तो -1 है, और y1 का मान आपका 3 है, इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। 1 में से 4 घटा लीजिएगा तो -3 बचेगा, और -3 का स्क्वायर 9 होता है। -1 और -3 मिलकर -4 होगा, और -4 का स्क्वायर +16 हो जाएगा। देखिए 16 में 9 को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है 25 होगा, और 25 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 5 होते हैं, तो फिर क्वेश्चन का राइट आंसर 5 क्यों नहीं होगा। बिल्कुल होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि आधार की त्रिज्या 7 सेमी, त्रिज्या ऊंचाई 10 सेमी वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, शंकु में त्रिज्या को हम लोग r से लिखते हैं, ऊंचाई जो त्रिज्या की ऊंचाई होता है उसे हम लोग l से लिखते हैं, और शंकु का त्रिज्या की ऊंचाई का जब दे दिया जाए और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो πr/l होता है। पाई का मान दोस्तों 22/7 होता है, तो हम 22/7 लिखेंगे। आर का मान 7 है तो गुना 7 लिखेंगे। एल का मान 10 है तो 10 लिखेंगे। 7 से 7 कटेगा तो 22 में 10 से गुना करना होगा। 22 में 10 से गुना कीजिएगा तो 220 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि 2,3, 1,5, 2,6 का माध्य क्या होगा। माध्य ज्ञात करना काफ़ी ही सिंपल होता है। उसके लिए आप सभी को सबसे पहले बढ़ते क्रम में दी गई तमाम संख्याओं को सजाना पड़ता है। सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद में उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी, इस प्रकार से संख्या लिखते जाते हैं। उसके बाद में एक एक जोड़ा करके संख्या को हटाते हैं, तो बीच में अगर जो भी संख्या बचती है वही हमारा माध्यक होता है। लेकिन इसमें देखेंगे तो बीच में 2 संख्या बच गई है, 2, 3, तो इसका फॉर्मूला होता है कि बीच की संख्याओं का योग बटे 2 होता है। तो बीच की संख्या 3 और 2 है, तो 3 और 2 कितना होते हैं, तो 5 होते हैं। 5 में 2 से भाग लगा देंगे तो 2.5 मरतबे कट जाएगा, और 2.5 ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का फिर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा। याद रखिएगा कि अर्धगोला का जो आयतन होता है दोस्तों वह होता है
2/3 पाई आर क्यू होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अर्धगोला के बदले में यदि गोला पूछ लिया जाता तो 4/3 पाई आर क्यू होता, ये भी याद रखिएगा। गोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर कहता है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। गारंटी है मेरा कि यहाँ से एक सवाल 100% पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि किस घटना की प्रायिकता हो सकती है और किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो केवल एक बात याद रखिएगा कि कोई भी घटना का प्रायिकता का मान 1 से बढ़कर नहीं हो सकती है। 1 से बड़ी जो भी ऑप्शन आपको देखने को मिले वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 दिया गया है। 1 में 3 से भाग लगाएंगे तो ये 1 से बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। ऑप्शन बी को देखिएगा तो ये ऑलरेडी 1 से कम है। लेकिन यदि ऑप्शन सी को देखेंगे तो 1 से 0.5 आपका ज़्यादा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 1 से ये बड़ी संख्या होने के कारण क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है कि बिंदु 4, किस पाद में स्थित है। देखिए यहाँ से भी 100% आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, जहाँ पे पूछा जाएगा कि दिए गए बिंदु किस पाद में है या किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए इस प्रकार से कार्तीय तल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 0 होते हैं, 0 मूल बिंदु का निर्देशांक होते हैं, 0,0, और ये दोनों बिंदु प्लस में होते हैं जो प्रथम पाद में होते हैं। इधर दोनों माइनस में होते हैं जो तृतीय पाद में होते हैं। पहले प्लस बाद में माइनस आपका चतुर्थ में होते हैं, और पहले माइनस बाद में प्लस आपका द्वितीय में होते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 4,-7 दिया गया है। पहले है प्लस बाद में माइनस, और ये होते हैं आपका चतुर्थ में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 20वां पद क्या होगा। अगर ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं तो उसका आसान सा फॉर्मूला का यूज कीजिएगा कि ए प्लस जितना पद ज्ञात करना हो उसमें से ए कम कीजिए, उसमें डी लगा दीजिए। तो हमें चाहिए ए का मान, और ए का मान को प्रथम पद कहते हैं जो कि डी है। उसके बाद में हम लिखेंगे 19 गुने डी का मान। दोस्तों डी का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 बचेगा, यही डी का मान होगा -3। देखिए अब 10 माइनस 19 यहाँ होते हैं 57, यदि 10 में से 57 घटा लेंगे तो ये होगा -47, और -47 ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल में कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के माध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका आसान तरीका क्या कीजिएगा कि 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कीजिएगा 81 हो जाएगा, और यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन हम आप सभी को बताए हैं उस सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में जिसमें हम आप सभी को बताएंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 से लेकर 100 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन, जो कि आपके 14 फरवरी 2023 के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगे आने वाली आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिल सके। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।